बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शराज़ी। नाज़रीन, इत्तलात ये हैं कि सऊदी अरेबिया ने इस वक्त टोटल ग्रीन लाइट्स दी हुई है पाकिस्तान को कि आप ठीक ठाक तरीके से बात करें, निगोसिएशंस को आगे बढ़ाएं, हमारी पूरी सपोर्ट होगी आपके साथ। वो पूरी बैकिंग की उनको पाकिस्तान को उन्होंने जो है वो सपोर्ट का कह दिया है। पाकिस्तान नाज़रीन इस वक्त एक बहुत यूनिक पोजीशन में है, लेकिन कुछ हमारे भी मसाइल हैं, जाहिर सी बात है। ईरान के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट हमारे पास शिया पॉपुलेशन है और अहले तशी जिन्हें कहते हैं, इसलिए हमारा एक लिंक ये भी बनता है। लेकिन 70s से जो वाशिंगटन में एम्बेसी है नाज़रीन, ईरान के तमाम मसाइल को हम रिप्रेजेंट करते हैं अमेरिका में, हमारे जो वहाँ पे पाकिस्तान की एम्बेसी है, क्योंकि बाकी लोगों के साथ उनके सफारती ताल्लुकात नहीं हैं। अच्छा, सो इस वक्त एक ऐसी पोजीशन में है पाकिस्तान के, हम अमेरिका से भी बात कर सकते हैं, हम सऊदीया से भी बात कर सकते हैं, हम ईरान से भी बात कर सकते हैं, यानी कि हम सभी के साथ मिलकर बात कर सकते हैं। बात करना नाज़रीन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि क्या दूसरा उस बात को मानता है या नहीं मानता, या आपकी पोजीशन को वैल्यू करता है कि नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह जिन 3 ममालिक के मैंने नाम लिए, तीनों साइड से पाकिस्तान को वैल्यू किया जा रहा है। वैल्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो आप पे ट्रस्ट शो करते हैं, यानी कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी पोजीशन में है कि वाशिंगटन भी पाकिस्तान पर ट्रस्ट कर रहा है, ईरान भी कर रहा है और सऊदीया भी कर रहा है। नाज़रीन, इस वक्त मैंने कल इसहाक डार साहब का देखा, उन्होंने एक ट्वीट किया, बहुत स्पेकुलेशन चल रही है उनके ट्वीट में था, और हकीकत ये है कि हम मैसेजिंग कर रहे हैं। ये उनका एक ट्वीट था जिस पर इंडिया के जयशंकर ने बहुत बेहुदा सी बात की, और फिर उसके बाद जो उनके साथ ले दे हो रही है, उनके अपने मुल्क में जो उनको तला जा रहा है, अपने मुल्क में जितनी उनके और इंटरनेशनली जितनी उनकी क्लास ली जा रही है, नाज़रीन पूरी दुनिया से क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है जयशंकर को। बहुत बेहुदा से उसने बात की, बदबूदार आदमी तो जाहिर सी बात है बात भी बदबूदार ही करेगा। फिर उन्होंने जो लफ्ज़ एग्जैक्टली बोला जिस पे क्लास ली जा रही है पूरी दुनिया से इंटरनेशनली, फिर उनके अपने मुल्क से, भारत से बड़ी क्लास हो रही है, उनकी अपोजिशन जमातें बड़ी क्लास ले रही हैं। उन्होंने ये नेगोशिएशन जो पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन है, जिससे वो जेलस होकर इंतहाई जल के उसने पाकिस्तान के लिए दलाल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। नाज़रीन, दलाल इज़ नथिंग रॉन्ग। दलाल कौन होता है? एक मिडल मैन होता है, लेकिन उसको एक गाली के तौर पे उसने यूज़ किया। अच्छा, फिर इंडिया में भी टका के, जैसे मैंने आपको बताया कि क्लास ली जा रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे इंडिया इस वक्त डेस्परेट हो गया, इंतहाई फ्रस्ट्रेटेड पोजीशन में है। जब आपके पास दलाइल नहीं होते ना, तो फिर आप गाली पे उतर आते हैं, और इंडिया के पास भी इस वक्त दलाइल नहीं है। जो पोजीशन या जो इंडिया के लोग उनसे सवाल कर रहे हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है उनको देने को, तो वो गाली पे उतर आए हैं। बहरहाल कुछ असलियत में आपके सामने रख देती हूँ ज़रा शॉर्टली, ताकि आपको इंडिया का जो एक बदबूदार चेहरा है वो भी सामने आ जाए। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि यही जयशंकर जिसने बड़े फ़ख्र से ये कह रहे थे कि हमने यूक्रेन और रूस के दरमियान में जंग जो थी शुरू में रुकवा दी थी। भाई, तो अगर आपने वो जंग रुकवा दी थी तो उस जंग रुकवाने पे आपको क्या कहा जाए? उस जंग रुकवाने पे वो आपने कैसे जंग रुकवाई है? अब आपको भी दलाल कहा जाए या क्या कह सकते हैं? आपको आप खुद ही बता दीजिए कि आपको इस पे क्या कहा जा सकता है। अच्छा, जंग तो रुकवा तो दी, उसके बाद उनके अपने जो वज़ीर आज़म से अगर पूछें इस सिलसिले में, उनसे भी तो सवाल ऑब्वियसली बनता है ना कि उनके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए। यानी कि जो जाकर पूरी कौम का बाप किसी और को बना देते हैं, जिनके मैं इसराइल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ। फिर जो भारत माता है उसको जाकर इजराइल के बाप के हवाले कर देते हैं। तो फिर ये भी बता दें कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर को क्या कहा जाए, उनके लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए, या उनके लिए कौन से अल्फाज का चुनाव किया जाए। अच्छा, ये भी आप बता दीजिए। फिर हर मरतबा गौ माता गौ माता गौ माता का राग अलापने वाले इंडियंस, नाज़रीन आपको ये बता दूँ कि आपको शायद आपके नॉलेज में नहीं होगा कि भारत इस वक्त 2nd नंबर पर है वर्ल्ड में मीट एक्सपोर्ट में। मीट एक्सपोर्टर के तौर पे 2nd नंबर पे आ रहा है दुनिया में। अब गौ माता का गोश्त बेचते हैं पूरी दुनिया में, गौ माता को पूजते हैं, गौ माता की रट लगाए रखते हैं, लेकिन उसका गोश्त भी बेचते हैं। तो इस पे क्या कहा जाए इंडिया को? इस पे क्या टाइटल दिया जाए आपके प्राइम मिनिस्टर को? इस पे आपके लोगों को क्या अल्फाज का चुनाव उनके लिए किया जाए? आप ये भी बता दीजिए। अच्छा, फिर भारत माता को जाकर छोड़ आते हैं वो तेल अबीब में, और अब जब भारत माता को वहाँ पे छोड़ के आते हैं तो इस पे आप बता दीजिए कि आपको क्या टाइटल दिया जाए, इस पे आपका क्या नाम रखा जाए। क्या इस पे भी आपको इसी तरह के अल्फाज जिस तरह से आपने पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल किए हैं, इसी तरह के अल्फाज आपके लिए भी इस्तेमाल किए जाए? कुछ फैक्ट्स हैं, अभी तो बहुत ज़्यादा हकाइक है, मैंने तो बड़े सीधा फैक्ट सामने रखे हैं कि ये हकीकत है। अब नेशनल टीवी पे बैठ के हम लोग तो तहजीब का मुजाहरा करते हैं,
और हमारी तो तहजीब अल्हम्दुलिल्लाह इतनी है कि हम इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उन्होंने अपना बदबूदार चेहरा जेलसी में और जिस तरह से फ्रस्ट्रेशन में दिखाया है, ये मैंने आपके सामने रख दिया है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन किया है जनरल रिटायर गुलाम मुस्तफ़ा साहब में, डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। जनरल साहब से ईरान के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, पाकिस्तान की पोजीशन क्या होगी, लेकिन सबसे पहले ये जो जयशंकर ने एक बेहुदा सी बात की है और उसने जिस तरह से पाकिस्तान को दलाल का एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, खैर क्लास उसकी बहुत हो रही है, लेकिन हम भी तो अपना हिस्सा डालना चाह रहे हैं ना। जनरल साहब क्या कहेंगे सर इस बात पे? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये भारत एज ए कंट्री इस काबिल नहीं है कि हम उनकी किसी बात का भी जवाब दें। पर फ्रैंकली वो चाहे जयशंकर हो, ये खुद मतलब बड़ा पढ़ा लिखा आदमी समझा जाता था, चाहे मोदी साहब या कोई भी हो, क्योंकि भारत का मसला बहुत संगीन है। सही। ये जेलसी नहीं है, उनको डर ये है कि जो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कामयाबियां अता फरमाई है, तो पाकिस्तान इस पोजीशन में है, इसकी वजह से जो भारत को अपने आप को उन्होंने जो यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक पिवट के तौर पे दुनिया को पेश किया था, वो मसला खत्म हो गया है। दूसरा, जो भारत ने अपने आप को एक हिंदू रियासत के तौर पर बढ़ाना चाह रहे थे, और ये आपके सामने हकीकत रख दूं कि भारत में हिंदू माइनॉरिटी में है जी, इसके बावजूद वो भारत को हिंदुत्व कराने की कोशिश में लगे हुए थे, अखंड भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी। नेक्स्ट स्टेट में ख्याल ये था कि इसको वो जो जितना जोग्राफियाई खिता है, ये इंक्लूडिंग पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड ईरान, ये हमारा भारत का हिस्सा बनेगा। वो क्या मसला, क्या उनका मसला ये है, उनको बहुत सीरियस क्राइसिस है आइडेंटिटी का, कि वो मुल्क को किस तरीके से पेश करें दुनिया के सामने, क्या है वो। नंबर 2, उनको मसला ये है, अगर ईरान इसमें कामयाब होएगा, इंशाल्लाह कामयाब होगा सारा, और बाकी कामयाब होगी जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं, और इसका इत्मीनान आएगा, इसके बाद भारत की क्या पोजीशन होगी, इसके बाद कश्मीर कहां जाएगा, इसके बाद आप देखिए कि ईरान ने बाकायदा कश्मीरियों का शुक्र अदा करने के लिए मिसाइलों पर उनका शुक्रिया लिख के इजराइल पे फायर किया उन्होंने। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसके बाद जो 7 स्टेट्स हैं, जिससे बांग्लादेश बैठा हुआ है, दूसरे चीन बैठा हुआ है, वो कहां जाएगा, कि भारत ने सबको तंग कर रखा है। सही। भारत के टूटने के जो प्रोसेस है वो बहुत तेज हो जाएगा, इसलिए भारत के जो फ्रस्ट्रेशन नहीं है, वो इस खौफ से वो लोग जो खौफजदा होगा, इस किस्म के लोग जो दुनिया को तारीख को नहीं समझते, जिन्होंने तारीख को बाकायदा पामाल किया हुआ है अपने मुल्क के अंदर भी, आइडेंटिटी भी अपने गलत बना की हुई है, ऐसे लोगों से आप क्या तो रख सकते हैं, इससे बात करना फजूल है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इतनी वैल्यू नहीं देनी चाहिए, लेकिन जितना हमने जवाब दे दिया मेरे ख्याल में उनके लिए काफ़ी है। जनरल साहब थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। मुज़ाकरात ईरान की ऐसा लग रहा है कि ज़रूरत है, लेकिन मजबूरी लग रही है वाशिंगटन की, प्रेसिडेंट ट्रंप की, कि उनको सेफ एग्जिट कहीं से मिल नहीं रहा है। स्टार्ट तो उन्होंने कर दिया इजराइल के कहने पे, लेकिन अब उनको इस सब से निकलने का कोई रास्ता मिल नहीं रहा। इस सब में अभी जो मजबूरी तो उनकी चलने लग रही है, वो जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि नेगोशिएशंस की तरह से आगे आ जाए, बार बार वो यूटर्न ले लें। सुबह में स्टेटमेंट उनकी कुछ और होती है, दोपहर में कुछ और होती है, रात में कोई और स्टेटमेंट वो खैर आके दे देते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो पॉपुलैरिटी है प्रेसिडेंट ट्रंप की, ये इस वक्त 36% से भी नीचे आ गई है वहाँ पे, ये उन पे ज़्यादा प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, या उनको लग रहा है कि वो गलती कर बैठे हैं तो वो प्रेशर ज़्यादा आ रहा है? मिड टर्म इलेक्शंस का भी फैक्टर है सामने, वो भी हमें देखना होगा, ये प्रेशर आ रहा है, या जो पूरी दुनिया से स्पेशली गल्फ कंट्रीज़ की जानिब से उनको कहा जा रहा है कि करते आप हैं, भुगतना हमें पड़ रहा है, तो थोड़ा सा रिस्ट्रेंट करें या पीछे हटें इस सबसे, ये प्रेशर का भी एक फैक्टर है। देखिए, आप ट्रंप साहब की बातों में मत जाइए, आप ये देखिए अमेरिका कर क्या रहा है। अमेरिका इस वक्त अपने आप को इस पोजीशन में ले आया है कि वो बाकायदा अपने जो ग्राउंड ट्रूप्स हैं, जिसमें उनके मरीन शामिल हैं, जिसमें उनके एयरबोर्न डिवीजन शामिल है, वो उस पोजीशन में ले आया कि खर्ग आइलैंड पे बाकायदा हमला कर सके। उनकी कोशिश ये है कि ईरान को वर्स करके, डरा के, धमका के बात जो चीज जो भी मुआहदा है वो कर लिया जाए। इसे ईरान एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 4 दफा धोखा खा चुका है अमेरिका से। बिल्कुल ऐसे। इसका इम्पैक्ट देखते हैं आप क्या है। इम्पैक्ट ये कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को क्यों बैक किया इतना ज्यादा। नंबर 1, हमारी ताल्लुकात है वो मिसाली है, उसमें तो शक कोई नहीं है। सऊदी अरेबिया भी ये जान चुका है कि अमेरिका नंबर 1 भरोसे काबिल नहीं है। नंबर 2, अमेरिका की जो फौजी ताकत जिसमें इतना घमंड था, जो उन्होंने यहाँ पे सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पूरा बनाया हुआ था, यूएई से लेके कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया वगैरह वगैरह, जॉर्डन तक, एज ए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ इजराइल, वो उनको पहले पता चल गया कि सिर्फ इजराइल के डिफेंस के लिए है, ये खुद अपने डिफेंस में नहीं कर सकते। जब ईरान ने जॉब शुरू किया तो पहले मरहले में जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर था उसके उन्होंने धज्जियां उड़ा दी,
उसके बाद इसराइल के अंदर जो 3 लेयर एयर डिफेंस सिस्टम था, मिसाइल सिस्टम था, वो भी तबाह कर लिया उन्होंने। उसमें वो उसके सामने निशाने बना रहे हैं। तो ट्रंप साहब को, और खासतौर पे जो हमारे ब्रादर इस्लामी मुल्क हैं, मैं कतर को, सऊदी अरेबिया को, ये 2 स्पेशल कंट्री है। अगर सऊदी अरेबिया बात कर रहा है तो डेफिनेटली कोई भी ये बात कर रहा होगा, और ये बात बहरीन भी कर रहा होगा, और ये बात कतर ने भी कर दी है ऑलरेडी। तो ये लोग समझ चुके हैं कि अमेरिका का यहाँ पे रहना उनके लिए खतरनाक है। उनको खुद अमेरिका अपना दिफा तो कर नहीं सकता, उनका क्या दिफा करेगा ये? इसलिए अमेरिका साहब, देखिए अमेरिका कर क्या रहा है। अमेरिका अपने इस जो भरम उसका टूटा है उसको बहाल करने के लिए अमेरिका अपनी कोशिश में लगा हुआ है इसमें। तो क्या ईरान उसको ही कामयाब होने देगा? क्या चीन और रूस उनको ही कामयाब होने देंगे? क्योंकि उनका बहुत बड़ा स्टेक है। इसलिए मैं समझता हूं कि ट्रंप साहब डेफिनेटली इज इन ट्रबल। बातचीत जरूरत उनकी इसलिए भी है कि कोई एक कामयाबी दिखा सके। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि आप उनकी बातों में मत जाइए। एक तो उनको अपनी कोई बात उसके मुल्क में कोई सीरियस नहीं रहता कोई। उनकी अपनी भतीजे कह रही थी कि शख्स का दिमाग चेक करने की जरूरत है, या तो पागल हो चुका भाई, इसको समझ नहीं आती बात क्या है, बात क्या कर क्या रहा है ये, बात कुछ होती कहीं ले जाता है शख्स। जिन्हें साहब आपकी बात दुरुस्त है कि उनको सीरियस ना लिया जाए, लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि बात तो करनी उन्हीं से ही है ना। अब वो प्रेसिडेंट है वहाँ के, जो वो ऑर्डर दे देते हैं उसको फॉलो तो करना ही है। तो ये जंग की भी उन्होंने जो है वहाँ के रूल्स को, अमेरिकन रूल्स को फॉलो ना करते हुए जंग में कूद गए, वो भी उनके खिलाफ बहुत बड़ा एलिगेशन है। अच्छा जनरल साहब, एक और पॉइंट है, मतलब इस पॉइंट के 2 एंगल्स है जो मैं आपके सामने रख देती हूँ। दोनों ही डिस्कशन में बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब ईरान के हवाले से कहा जा रहा है कि ईरान क्या वाशिंगटन के साथ अगर जो मुज़ाकरात के बैकडोर राब्ते डायरेक्टली इनडायरेक्टली ही हैं, खैर डायरेक्टली तो नहीं है, ये जो रवाबित हैं मुज़ाकरात के हवाले से बात चल रही है, एक गलती कर रहा है। क्योंकि लास्ट टाइम भी जून में इनकी नेगोशिएशन थी और ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी, तो अटैक कर दिया गया। अब की दफ़ा भी नेगोशिएशन चल रही थी तो अटैक कर दिया गया। तो ईरान एक गलती कर रहा है। अच्छा, एक फैक्टर तो इसका ये है। दूसरा ये है कि ईरान के पास एक यही मौका है कि बेहतरीन, और इससे बेहतरीन मौका कहा जा सकता है पीस सेटलमेंट का, क्योंकि नेगोशिएशन टेबल पे ईरान के कार्ड जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंसीडर किए जा रहे हैं। यानी कि ईरान विनिंग पोजीशन में जाके बैठेगा ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ नेगोशिएशन टेबल पे बनिस्बत वाशिंगटन के। दोनों में आप क्या देख रहे हैं? एक तो दुआ कीजिए कि पाकिस्तान की और दूसरे ममालिक की कोशिशें ये कामयाब हों और ये बातचीत शुरू हो जाए। ठीक है। अगर बातचीत शुरू हो जाएगी तो उम्मीद ये है कि फिर ये जो खतरा है खर्ज आइलैंड पे हमले का वो टल जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जो ये जंग जारी है इसमें थोड़ा ठहराव आ जाएगा। डेफिनेटली ईरान, मैंने खुद आपसे कहा था कि 2, 3, 4, 5 दफा धोखा खा चुका है। और अमेरिका ने ईरान पर पहली दफा नहीं, इससे पहले ही बहुत बड़ी जंग मुसल्लत कर रखी है 8 साल, जब इराक से हमला करवाया था उन्होंने। तो ईरान को इतना कुछ के बाद अगर ईरान अभी नहीं समझता और अब भी उनके धोखे में आ जाएगा, तो फिर मेरा ख्याल है कि ईरान को तो भाई से बचाने के लिए बहुत अल्लाह ताला उनकी मदद करे, क्योंकि ये बहुत खतरनाक स्टेज होगी उनके लिए। इसलिए ईरान जब आ रहा है बातचीत में तो वो बहुत गारंटीज लेके आना चाहता है, और गारंटीज अब वो अमेरिका की बात कोई नहीं मान रहा। अमेरिका को कोई, मेरा ख्याल है अमेरिका खुद अपनी बात पे भरोसा करने को तैयार नहीं है, तो ईरान तो उनकी बात पे भरोसा नहीं करेगा। साथ चीन और रूस दोनों ही बात समझ चुके हैं, वो बात भरोसा नहीं करेंगे। ईरान, मैं सऊदी अरेबिया का पहले आपसे बात कर दी, कतर की बात कर दी, कुवैत की बात कर दी, बहरीन की, और पाकिस्तान खुद इस चीज का शिकार रह चुका है अमेरिका के साथ। इसलिए अमेरिका का, अगर इस जंग से अमेरिका ने निकलना है, अपनी मईशत को बचाना है और दुनिया की डूबती हुई मईशत को बचाना है, तो फिर मगरबी दुनिया अमेरिका को मजबूर करेगी, अमेरिका को बातचीत पे आएगा, फिर वो शायद वो मानी जाएंगी जो ईरान को काबिल कबूल हो। बहुत जरूरी है। लेकिन जरा साहब यहाँ पे एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। मगरबी दुनिया प्रेशराइज कर भी ले अमेरिका को नेगोशिएशन के लिए, खैर अमेरिका तो खुद ही बड़ा मजबूर लग रहा है इस वक्त, क्योंकि लॉन्ग टर्म वो जो रिपोर्ट सामने आ रहे हैं उसके बाद तो इतने वेपन ही नहीं रहे पीछे, या इतना स्टॉक ही नहीं रहा कि वो 2 हफ्ते से ज़्यादा जंग को आगे लेके चल सके। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में हमें मेन क्वेश्चन तो ये है ना कि चले ईरान वाली साइड पर तो गारंटर आ जाएंगे, अमेरिका की गारंटी कौन लेगा सर? यही मैं आपसे कर रहा हूँ ना, इसी वजह से कोई भरोसा करने को तैयार नहीं है। यही अमेरिका था जिसने पहले मुआहदा किया ओबामा के दौर में, ट्रंप साहब ने मुआहदा खत्म कर दिया, सैंक्शन लगातार लगाई हुई है उन्होंने इसके ऊपर, तो कौन भरोसा करेगा? तो भरोसा इसको भी इस दफा मेरा ख्याल है चीन और रूस को, सऊदी अरेबिया पहले खुल के मैदान में आ चुका हुआ है, इनके साथ दूसरे जो मजबूत मुल्क है, तुर्की देखिए इसमें शामिल है, मिस्र शामिल है इसमें, ये सब मिलकर अगर एक दफा खड़े हो जाए सारे एक दीवार की तरह अमेरिका के सामने, और अमेरिका और इजराइल को बात समझ आ जाए
इसके साथ देखिए मगरबी दुनिया को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, वो भी ये समझ रहे हैं, उनको भी खड़ा होना पड़ेगा। और अल्टीमेटली यूएन सिक्योरिटी, यूएन का ऐसे तो अब देख रहे हैं रोल नहीं है, लेकिन यूएन को बीच में आके, सिक्योरिटी काउंसिल में बीच में आके तब ट्रम्प साहब को रोक सकते हैं। फिर ट्रम्प को उस स्टेज पर ये बात माननी पड़ेगी जब ट्रम्प का इतना नुकसान हो जाएगा अमेरिका का, अमेरिका उससे रिकवर करने में उसको बहुत अर्सा लगेगा। अच्छा सर, ये जो खर्क की बात की जा रही है कि खर्क पे कब्जा कर लेंगे, अच्छा खर्क अपने हरमुज से 300 मील अंदर है और ये तमाम शोर लाइन ईरान की है, जहाज़ के ज़रिए भी जाते हैं, छोटे से जजीरे पे कब्जा कर लेंगे तो होल्ड कैसे करेंगे? सबसे बढ़कर सप्लाई कहाँ से आएगी? चलें वक्ती तौर पे अगर वो वहाँ पे कर भी लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, तो फिर वहाँ पे सप्लाई तो आनी है ना कहीं से, वो कैसे आएगी? सस्टेन कैसे कर पाएंगे? आपको लगता है कि ये सिर्फ एक थ्रेटनिंग स्टेटमेंट्स हैं जो कि ईरान को अंडर प्रेशर करने की कोशिश की जा रही है, या वाकई इस पर भी कुछ किसी न किसी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है? बूट्स ऑन ग्राउंड की भी ऑप्शन सामने रखी जा रही है, क्योंकि ईरान की हद तक तो ऐसा लग रहा है कि एक दफ़ा फिर से फेल होने जा रहा है अमेरिका। देखिए, अमेरिका ने अगर ये गलती की तो ये शायद अमेरिका का जो जवाल पजीर ताकत है, उसके जवाल का जो स्पीड है बहुत तेज हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि खर्ज आइलैंड पे साहब ने कहा एक तो कब्जा करना बहुत मुश्किल है, सही। नंबर 2, ईरान ने बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि हम खर्ज समेत हर चीज को तबाह कर देंगे जो खर्ज पर हमले में अमेरिका का साथ देगा। उन्होंने बाकायदा एक खलीजी रियासत को बाकायदा इशारा किया, स्पीकर ने इशारा किया जी। तो ये जो क्विड प्रो को जब ये होगा, ये तो ये वो चीज है जो अमेरिका को नंबर 1 रोक सकती है। नंबर 2, जब वो यहाँ पे आता है इसके बाद जाएगा कहाँ पर वो? ईरान के पास जो इसको वेपन सिस्टम है, जब तक अमेरिका यहाँ पे स्टेबलाइज होगा उस वक्त तक इस जजीरे को आग लगा देंगे वो लोग, क्योंकि वो अपने आप को तो तबाह नहीं होते हैं किसी तरीके से। ऑलरेडी उनका बहुत नुकसान हो चुका हुआ है। अच्छा जनरल साहब, ये जो कहा जा रहा है यूरोपीय यूनियन ने का रूस पे अमरीकी अफवाज को निशाना बनाने के लिए ईरान की मदद करने का इल्ज़ाम सामने आ रहा है, इसको किस सेंस में देख रहे हैं? क्योंकि पिछले दिनों में कुछ इस तरह के स्टेटमेंट यूएस की तरफ से भी थी, प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस तरह की स्टेटमेंट दी थी कि ईरान जो अपनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं कर रहा, जो ममालिक उसका साथ दे रहे हैं वो उस से बाज आ जाएं। लेकिन अभी हमने देखा है कि बाकी ममालिक की तरफ तो क्या ही उन्होंने ध्यान देना था, ईरान ने उनको खैर दोनों को बड़ा टफ टाइम दे दिया है। तो ये जो अगर नेगोशिएशंस होती हैं तो आपके ख्याल में इजराइल का इसमें क्या किरदार होगा? एक तो ये जो ममालिक ईरान वाली साइड पे जिन पे इल्ज़ाम फिलहाल है, क्योंकि अभी इसकी कोई तस्दीक तरदीद तो आई नहीं है, इल्ज़ाम इसको कंसीडर किया जाएगा। सेकेंडली दूसरी साइड की अगर हम देखें तो इजराइल भी वहाँ पे है जिसने पुश करके अमेरिका को इस जंग में घसीटा है, वो भी नेगोशिएशन के लिए तैयार हो जाएगा या अमेरिका उसको सिंपल वर्ड्स में नथ डालेगा, कंट्रोल कर लेगा इस सब में? देखिए बात ये दोनों जो है गुड कॉप बैड कॉप खेलेंगे ये लोग, नंबर 1। नंबर 2, सिर्फ ये 2 फरीक नहीं है इसमें, आपने खुद भी कहा सऊदी अरेबिया फरीक है, इसमें कुवैत फरीक है, इसमें बहरीन फरीक है, इसमें कतर फरीक है, इसमें यूएई फरीक है, तुर्की जॉर्डन फरीक है। इन फरीकैन के अपने अपने नजर है इसका उसमें। तो क्या वो इस तरह इस्तेमाल हो जाएंगे या हम ये समझते हैं कि वो ट्रम्प साहब के महकूम है तो उनकी बात मान लेंगे सारे तरीके से? इशू ये है कि अब ट्रम्प साहब की मजबूरियां बढ़ गई हैं, अमेरिका की मजबूरियां बढ़ गई हैं। अब जो इल्जाम तराशी हो रही है, करते रहे वो इल्जाम तराशी, रूस और चीन तो खुलकर मदद कर रहे हैं, करना चाहिए भी उनको, क्योंकि ईरान गोइंग डाउन ये चीन का बहुत बड़ा नुकसान है, ये रूस का बहुत बड़ा नुकसान है। ईरान के ऊपर देखिए ना कैस्पियन सी रिसोर्सेज बैठी हुई हैं, और ये समझ जाता है कि सऊदी अरेबिया के बाद दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल एंड गैस रिजर्व है यहाँ पर। और ट्रम्प साहब ने, प्यूटन ने आते ही एक मुआहदा करा के जो इसकी रियासतें थी इर्द गिर्द, उनके दरमियान बाकायदा एक जो सुलह सफाई करवा दी हुई है, और जैसे ही हालात साजगार होंगे तो ये जब कैस्पियन सी की रिसोर्सेज बाहर निकलेंगी तो फिर जो बाकी दुनिया की रिसोर्स है वो कहाँ जाएंगी? तो ये अमेरिका के जो सब मज़ाहिम है सब समझ रहे हैं इस वक्त, इसलिए रूस की भी चीन की भी कोशिश यही है कि किसी तरीके से अमेरिका के बढ़ते हुए कदम में रोक दिए जाए, और अमेरिका को स्टेज पे ताकत टेबल पे लाया जाए, जब अमेरिका मजबूर हो जाए शायद मानने के लिए, शायद कि अब ये शायद अब ये हतमी नहीं है, ये शायद दोनों फरीकैन अपनी अपनी शायद दे रहे हैं, दोनों तरफ सख्त शायद है, लेकिन जब बातचीत होगी और बीच में 2 से मुमालिक आएंगे तो फिर बातचीत किसी तरह बढ़ेगी। अच्छा जनरल साहब, अभी जो मैं सूरत हाल देख रही हूँ, एक तो डोनाल्ड ट्रंप की
ये उनको मिड टर्म इलेक्शंस हैं, ये उनके लिए बड़ा टफ टाइम देगा। और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि मौजूदा पॉलिसी के साथ वो मिड टर्म इलेक्शंस भी हार जाए, क्योंकि वो अनाउंसमेंट ये करके आए थे जिसकी बेस पे उन्होंने वोट लिए थे कि वो जंगों को रुकवाएंगे, जंगें शुरू नहीं करवाएंगे। और यहाँ पे तो उन्होंने बाकायदा खुद ही कूद पड़े डायरेक्टली इस जंग में। तो ये एक तो उनके बयानिए की नफ़ी हो गई है, वहाँ पे पॉपुलैरिटी रेट जो बहुत ज़्यादा कम है। अब अगर ये रुक भी जाते हैं तो ये लॉन्ग टर्म पीस कंसीडर किया जाएगा, या खुदा न खासा दोबारा इस तरह की कोई गलती अमेरिका कर सकता है कि वक्ती तौर पे ये वक्त गुजर जाए, क्योंकि फ़िलहाल अनप्रडिक्टेबल पॉलिटिशियन के तौर पे सामने आ रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। तो दोबारा इसराइल की तो ज़ाहिर सी बात है, उसके तो मेन एम में है ग्रेटर इसराइल, उसने तो इस तरफ आना ही आना है। दोबारा अमेरिका को वो बीच में लेके आ सकता है, या काफ़ी हो गया, उसको लेसन मिल गया है? क्योंकि जंग के बाद दोनों पार्टीज़ कोई ना कोई लेसन ज़रूर लेती हैं उस जंग से। तो क्या अमेरिका इससे कोई लेसन लेगा आपके ख्याल में? देखिए, लेसन लेने का वक्त जंग से पहले था। ठीक अब है। जो उसमें कूद पड़े हैं, हाँ। तो ट्रंप साहब ने अपना काम कर दिया है। उनसे ही जंग करवानी थी, हो गई है जंग, शुरू हो गई है। अब वो खत्म करें या ना खत्म करें, मिड टर्म इलेक्शन हारी या ना हारे, अगला इलेक्शन रिपब्लिकन नहीं जीतते, ये भी आप गारंटी कर दी। अगला इलेक्शन डेमोक्रेट्स नहीं जीतना है, क्योंकि अगला काम डेमोक्रेट से करवाना है। जो अमेरिका में जो लोग बैठे हुए हैं, जो सारे पैसेसाजी करते हैं, वो आप देखिएगा कि तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ट्रंप साहब तो ऑलरेडी हिस्ट्री। अब यह है कि अमेरिका को जो अपना सवाल जो नजर आ रहा है, खुद अमेरिकन जो थिंक टैंक्स हैं, जो उनके समझदार लोग हैं, बात कर रहे हैं कि अमेरिकन सेंचुरी इज ओवर, तो वो सवाल को रोकने में कामयाब हो जाएगा अमेरिका, या जिस तरीके से ट्रंप साहब को इस्तेमाल करके सवाल की स्पीड को और तेज किया जा रहा है, तो क्या ये स्पीड, ये रोकने जो डाउन हिल आ रहे हैं अमेरिका, ये और बढ़ जाएगा इससे, या वो उससे रोकने के लिए इससे बड़ी वो गलती कर बैठेगा? खतरात बहुत है ये हमें। जनरल साहब, पाकिस्तान इस वक्त एक अहम किरदार अदा करके ख़ित्ते में एक बड़े सिफारती कुव्वत के तौर पे अपने आप को मनवा सकता है, जिसके लिए पाकिस्तान पूरी कोशिशें भी कर रहा है कि अमन कायम हो जाए। अच्छा, अमरीकी अखबार है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक उसने ये रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पुरजोर टेलीफोनिक सिफारतकारी की है। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र की सिफारतकारी मौजूदा हालात में आपको क्या लगता है किस हद तक बाअसर हो सकती है? देखिए, ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि ट्रंप साहब का भरोसा किसी को नहीं है। ठीक है। और कोशिश ये की जा रही है, कुछ जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो है, CDM जो है, वो कुछ इन प्लेस हो जाएं, ताकि ईरान को भी इत्मीनान हो, किसी हद तक अमेरिका को भी इत्मीनान हो, और फिर ये टेबल पे आके बैठ जाएं। उसके बाद देखिए, बातचीत तो ये इस दफा इतनी जल्दी बातचीत खत्म होगी नहीं। और जिस तरह पहले भी कह चुके, ट्रंप साहब पे अमेरिका पे एतबार अब किसी को रहा नहीं है। पिछला माहिदा करके अमेरिका खुद निकल गया इस माहिदे से। अब ये जो माहिदा जो आएगा, इसको ये डिफरेंट शेप बनाएगा, अल्लाह करे हो जाए माहिदा, अल्लाह करे। सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, क्योंकि वक्त की किल्लत है, एक लास्ट क्वेश्चन, ये जो तमाम डिप्लोमेसी की गेम चल रही है, क्या लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान को इसका कोई फ़ायदा भी होगा, या आपके ख्याल में पाकिस्तान के ताल्लुकात मुख्तलिफ मशरिक़ वस्ता के ममालिक के साथ खुदा न खास्ता कहीं ख़राब तो नहीं हो सकते? बिकॉज एक बहुत डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट है ये खराब क्यों होंगे? पाकिस्तान ने क्या नुकसान बचाया है? पाकिस्तान उनकी मदद कर रहा है ना। सही। पाकिस्तान उन्हीं के बिहाफ पर ही बात कर रहा है, ईरान के बिहाफ पर ही बात कर रहा है। ठीक। तो उनका कॉन्फिडेंस तो है पाकिस्तान के ऊपर, तो बात कर रहे हैं नहीं। पाकिस्तान को नुकसान क्यों पहुंचाएंगे? पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे तो अपने कौम में कुल्हाड़ी मारेंगे, वो खुद वो ऐसा नहीं करेंगे इसका भी लिए, उनको भी पता लग गया है। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान को इसका फ़ायदा ही होगा, और इंशाल्लाह एक बेहतरीन सफारती कुव्वत बन के भी उभरेगा, अस्करी कुव्वत बन के। तो हमने खैर 2025 में अपने आप को जो है भारत को धूल चटा के अपने आप को मनवा लिया है। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर गुलाम मुस्तफ़ा साहब, प्रोग्राम के हिस्से में आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे मोहम्मद अली दुरानी साहब, साबिक़ वफाकी वज़ीर, उनसे मज़ीद डिस्कशन होगी इसी टॉपिक पर, लेकिन इस ब्रेक के बाद।